हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6 दैट इज वेव ऑप्टिक्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया था, तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा कि 14 से लेके 15 मार्क्स के बीच में ये यूनिट आती है। और इस यूनिट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 का, 2 का, 1 का, मीन्स आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन इस वाली यूनिट से आपके बनते हैं। सो इसी रीजन से हम जो छोटे टॉपिक्स हैं और जो बड़े टॉपिक हैं उन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? हाउ मेनी टाइप ऑफ वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, ये मैं अपने इस फर्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। Like number 1, what is the definition of wavefront? That is, wavefront is defined as the continuous locus of all the points of a medium which are vibrating in the same phase at a given instant. Given instant के अंदर, given time के अंदर जो जितने भी particles हैं वो आपके same phase में vibrate करते हैं to and fro। और आपके सिलेबस में 3 टाइप का वेव फ्रंट डिस्कस है। नंबर 1 स्फेरिकल, साथ ही मैंने आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं ताकि आपको थोड़ा कंफर्म भी हो कि वेव फ्रंट में कैसे आपकी इमेज बनती है। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा? जब आपका सोर्स कैसा हो, पॉइंट साइज का। सो उसकी वजह से जो रेज है और जो एक लेयर बनाएंगी वो आपकी स्फेरिकल इन शेप होती है। नंबर 2 पे आपका है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका सोर्स होता है लीनियर सोर्स। एक लीनियर सोर्स है, उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है उसका पैटर्न आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नेक्स्ट आपका है प्लेन वेव फ्रंट। ये मैंने 3 टाइप का बनाया है आपके लिए, एक सिंपल प्लेन, एक डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई पॉइंट या लीनियर सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, फार अवे, तो उस टाइम पे जो आपका वेव फ्रंट बनेगा वो आपका इन शेप का बनता है। कहने का मतलब आपका प्लेन वेव फ्रंट बनता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था अपना सबसे सिंपल और फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में हाइजेंस प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया है। सो इसको डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजेंस प्रिंसिपल। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स के अंदर इसकी डेफिनेशन आई है, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर 3 मार्क्स में कैसे आ सकता है उसको डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 जो आपका हाइजेंस प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों, तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसकी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। जब किसी भी बुक से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको 2 लाइन मिलती है। पहली लाइन में ये बताया जाता है कि जो ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, यस, इसके ऊपर जितने भी आपके लोकस है, पॉइंट हैं, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए फ्रेश सोर्स का काम करते हैं। सेकेंड जो आपकी लाइन है इसी के प्रिंसिपल में, उसमें ये लिखा गया है जब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, इन जो आपके जो फ्रेश सोर्स की वजह से ये बना है आपका एरिया, इनको जब एक सरफेस टेंजेंशियली इनको जब टच करती है तो जो नई चीज बनेगी उसका नाम सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। ये आपका स्फेरिकल शेप का हो सकता है, आपका प्लेन शेप का हो सकता है, एज यू विश, जोन सा भी आप ड्रॉ करके एग्जाम में लिख के आए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो हाइजेंस प्रिंसिपल है एक्चुअली ये कर क्या रहा है। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कई बार कि ऑप्टिक्स में मेनली 2 है, रे और वेव। इसका मतलब लाइट का ड्यूअल नेचर है। वो कई फिनोमेना को आपका पार्टिकल से शो करती है और कईयों को वेव से शो करती है। तो जो वेव से शो करती है उनमें से एक प्रिंसिपल आपका हाइजेंस प्रिंसिपल भी है, राइट। लेकिन इसके बेसिस पे है तो ये वेव थ्योरी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए आप, जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ये और क्या एक्सप्लेन कर सकता है? कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, वेव थ्योरी। कि ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्लाई तो करेगा वेव थ्योरी, लेकिन प्रूफ करके दिखाएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो ये जो टॉपिक है ये 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्यारे बच्चों।
मैंने ये जब आपका क्लास में करवाया था तो प्रॉपर डिटेल में इसको करवाया है। अगर किसी स्टूडेंट को इसको डिटेल में करना है तो आप क्लास से जाके कर सकते हैं बेटा, क्लास में जो आपको पहले मिलेंगे जब हमने ऑप्टिक्स डिटेल में की थी। अब यहाँ पे आप देखें, पहला जो रिफ्लेक्शन है उसमें ये वाला डायग्राम था, ये आपका एक वेव फ्रंट है जो आपकी सरफेस पे आके, सपोज ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आपके वेव फ्रंट को रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर लॉ लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था और आपको दो बातें प्रूव करके दिखानी है। साइन आई साइन आर के बराबर है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपके एक प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड जो आपका रिफ्रैक्शन था उसके अंदर आपको इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना था जिसमें एक सरफेस से रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर आप कोई भी शो कर सकते हैं। वहां पे आपकी लाइट जब ट्रेवल करती है तो वहां पे आपको प्रूफ करके दिखाना था स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और साथ ही आपको इंसिडेंट प्लेन और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी देना है। तो इस टाइप से आपको 2 और 3 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में अब भी आ सकता है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कोहेरेंट सोर्सेज। ये आपके कोई बोर्ड में एग्जाम में आने वाले टॉपिक नहीं है, तो फिर मैंने इनको क्यों डाला? क्योंकि जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर उसकी थ्योरी को समझने के लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो टॉपिक रटने जैसा लगेगा। सो वेट अ मिनट, डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को। Yes student, next topic is superposition principle. Actually superposition principle के अंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपकी जो दो वेव होती हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होती हैं और ऐसा करने से उनका जो एम्पलीट्यूड होता है उन सबका सम होता है। आपकी जितनी भी वेव आपस में सुपर इम्पोज होगी, मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज 2 ही वेव आपकी सुपर इम्पोज होती है तो वो किस टाइप से हो सकती है। नंबर 1, सपोज ये y1 है ये y2 है, दोनों का फेज सेम है, तो जब वो सुपर इम्पोज होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका y1 प्लस y2 होगा और आप देख सकते हो ये थोड़ा ज्यादा है रिजल्टेंट जो वेव। सेकेंड में आपका क्या हो सकता है कि एक का फेज अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड, तो जो सुपरपोजिशन होगा अपवर्ड का पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड है और डाउनवर्ड होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव, सो रिजल्टेंट y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो जैसे मैथ्स में करते हैं 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ऐसे ही जो रिजल्टेंट वेव होगी वो आपकी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा सा कम होगा और वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है, पॉजिटिव वाले का या नेगेटिव वाले का। सो ये आपका था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड इज कोहेरेंट सोर्सेज। किस सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है? नंबर 1, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट्स कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव, और कंडीशन है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज या फिर हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, तो उसको नॉन कोहेरेंट सोर्स बोल दिया जाएगा। ये वाला टॉपिक भी आपके यंग डबल स्लिट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है क्योंकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन अब की बार आएंगे बेटा सीबीएसई के अंदर या हरियाणा बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है। सो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये पूछा जा सकता है कि क्या तो सेपरेट या इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं या बन सकते हैं? सो आंसर इज नो, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो फिर कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए? सो एक सोर्स से हम उस लाइट को रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करके 2 सोर्स बना सकते हैं, जो कि यंग डबल स्लिट में करते हैं हम लोग। या फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या तो लेजर लाइट जो आपकी हाईली डायरेक्शनल होती हैं, क्या वो कोहेरेंट सोर्स का काम कर सकती हैं? तो हाँ, समहाउ मतलब वो आपका थोड़ा बहुत कर सकती हैं, लेकिन अपना ऑर्डिनरी जो लाइट है, सपोज अपने रूम के अंदर आपके रूम में 2 बल्ब ऑन है, तो आप बताएं क्या आपके रूम के अंदर दोनों बल्ब ऑन होने से आपकी वॉल्स के ऊपर अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड बनते हैं? कभी नहीं होता। बस 2 बल्ब ऑन से, 2 ट्यूब ऑन होने से लाइट की जो रोशनी है, जो इंटेंसिटी है रूम में, वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन पैटर्न नहीं बनता जो अपना फॉर्म होता है यंग डबल स्लिट में, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दैट मीन्स 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर मेक अ कोहेरेंट सोर्स, नहीं बन सकते वो। तो ये सी कुछ कंडीशंस थी। नेक्स्ट वन और इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या होता है?
सो ये भी यंग्स डबल स्लिट के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस में 2 टाइप का इंटरफेरेंस है और 2 ही का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो 2 टाइप का आपका इंटरफेरेंस है, ये किस बिहाफ पे होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर सुपर इम्पोज, जब 2 कोहेरेंट सोर्सेज को सुपर इम्पोज किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, सो जो लाइट एनर्जी है सुपर इम्पोज होने के बाद वो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दैट मीन्स द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन 2 वेव आर सुपर इम्पोज, और जो 2 वेव है वो कैसी है, वो एक ऐसी है जो कोहेरेंट सोर्सेज से आपकी आई है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब 2 टाइप का कैसे है, ये आपका है कंस्ट्रक्टिव मीन्स इसमें सुपर इम्पोज होने के बाद लाइट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, सो मैक्सिमम मीन्स कंस्ट्रक्टिव, और इसमें मिनिमम हो जाता है तो दैट मीन डिस्ट्रक्टिव। सो आई होप आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकते हैं बेटा एग्जाम में, नो डाउट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन असोसिएशन रीजन की फॉर्म में बन के आ सकते हैं, सो प्लीज आप इनको लर्न करना। सो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये आपका एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ये आपका सोर्स है और ये जो आपकी फर्दर है ये तो स्लिट है। इस सोर्स से जब लाइट इन स्लिट में से पास होगी तो ये दोनों स्लिट आपकी कोहेरेंट सोर्सेज का काम करेंगी। ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बुक टू बुक वेरी भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो हमारे पास 1-2 बुक्स है सब में डी ही डिस्टेंस ले रखा है नॉर्मली। उसके बाद ये आपकी स्लिट है, ये आपकी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपका पैटर्न फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी हम डी से ही लिखते हैं, लेकिन वो आपका होता है कैपिटल डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एक सोर्स है उसकी क्रस्ट और ट्रफ है, दूसरे सोर्स की क्रस्ट ट्रफ है, तो वो जब आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो आपका स्क्रीन पे एक पैटर्न बनेगा। अब वो सुपर इम्पोज कैसे होती है तो ध्यान से सुनना। अगर पहली वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट से मिलेगी या पहली वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ से मिलेगी तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मींस ब्राइट आपको फ्रिंज मिलेगी, तो ब्राइट को मैंने ये आपका दिखाया है सी पे, ई पे और जी पे। ये जो आपकी है ये आपकी ब्राइट है, और जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है ये आपकी डार्क है। डार्क कब मिलती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब एक वेव की क्रस्ट से दूसरे वेव की ट्रफ आपके मिले या दूसरे वेव की क्रस्ट से पहले की ट्रफ मिले, मींस आपका मिसमैच हो, तो उस टाइम पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, नो लाइट मींस डार्क। तो आप यहां से अगर देखें तो सेंटर में आपको ब्राइट मिलेगा, अल्टरनेट डार्क, फिर ब्राइट, और ये पैटर्न चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर 1, ये जो सोर्स है आपका ये कोहेरेंट तो हमने बनाया ही है इसे, ये लेकिन जो ऐसे ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट ना हो, एक वेवलेंथ हो जिसकी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसने 2 कोहेरेंट सोर्सेस बनाए और स्क्रीन पे पैटर्न। अगर आपका सोर्स मोनोक्रोमेटिक है तो ये जो अल्टरनेट आपको ब्राइट डार्क आपको ये पैटर्न मिलेगा, फ्रिंजेस मिलेगी, ये नंबर 1 इक्वल इंटेंसिटी की होंगी, इक्वल इनकी विड्थ होगी, राइट। कई बार क्वेश्चन आता है यहां से कि अगर हम यहां इसको रिमूव करके यहां पे एक व्हाइट लाइट का सोर्स लगा दें तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर व्हाइट लाइट का सोर्स होगा तो यहां पे अगेन फ्रिंजेस मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप से मिलेंगी। अलग टाइप से कैसे, जैसे सेंटर में मिलेगी हमें व्हाइट फ्रिंज और साइड में आपकी वो मिलेंगी कलर्ड फ्रिंज। कलर्ड में भी सेंटर के जस्ट साइड में आपको वायलेट कलर की फ्रिंज मिलेगी वायलेट। और जैसे जैसे आप आउटर पे जाते जाएंगे जो आपका विबग्योर में जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसी पैटर्न के आपकी सारे फ्रिंजेस मिलेंगी, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा रेड आपका कलर, क्योंकि यहां पे आपका वॉयलेट, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपको मिलेगा रेड। अब क्वेश्चन है क्या उसके अंदर भी जो फ्रिंज विड्थ है इनका साइज, इनकी इंटेंसिटी सेम होगी, तो नो,
नहीं होगी आपकी सेम। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, और उसी पे डिपेंड करेगा कि इनकी विड्थ कैसी होगी, वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ। सो यहां से आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो न्यूमेरिकल पार्ट में क्या आ सकता है, आपको रिजल्टेंट पे आ सकता है, लाइक r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। यहाँ पे a और b क्या है, जो दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हुई है उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में पूछा जाए तो आपके पास फॉर्मूला होता है IR इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब पहली वेव की इंटेंसिटी दूसरी की इंटेंसिटी प्लस में 2 टाइम अंडर रूट I1 I2 cos फाई। कई बार एग्जाम में आता है कंडीशन बताएं कि किस कंडीशन पे, मैथमेटिकल कंडीशन पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे I स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और किस पे डिस्ट्रक्टिव। तो आपकी दो टर्म्स होती है बेटा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई, जो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट में cos फाई है, इसकी वैल्यू जो +1 होगी, तो कौन से फेज डिफरेंस के लिए होगी +1, 2n पाई के लिए। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसको मैंने x से लिखा है n लैम्डा के बराबर। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव में बेटा जब आपकी cos फाई -1 होगी, क्योंकि cos फाई ऐसा है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम आपकी -1 होती है। ऐसे ही जो उसका पाथ डिफरेंस होगा वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा, फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की आपकी कंडीशंस है। और न्यूमेरिकल यहां से किस फॉर्मूला के ऊपर बन सकता है, इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर। यहाँ पे W1 और W2, ये जो आपकी स्लिट है इनकी ये विड्थ है बेटा, W1 पहले वाले की विड्थ, W2 आपकी दूसरे वाले की विड्थ। I1 I2 इंटेंसिटी है, A1 A2 जो आपकी वेव है उनका जो डिस्प्लेसमेंट में जो उनका एम्पलीट्यूड है वो है उनका। ऐसे I मैक्सिमम और I मिनिमम से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप प्लीज लर्न कर लेना। उसके बाद एक अलग से टॉपिक बनता है फ्रिंज विड्थ निकालें। सो यहां से भी कई बार न्यूमेरिकल आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसका रिजल्ट था वो मैंने आपके लिए लिखा है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हो एज अ सोर्स, उसकी वेवलेंथ, डी स्लिट से लेके सोर्स तक का, सॉरी स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, स्मॉल डी जो दो आपकी स्लिट्स है ए और बी उनके बीच का डिस्टेंस। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, जैसे क्या, नंबर 1, किस किस केस पे आपकी ये जो फ्रिंजेज है ये डिस्पियर हो सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हम इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। नंबर 1 ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इन दोनों स्लिट में से किसी भी एक स्लिट को बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो आपको यहां पे पैटर्न नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन, अगर मैं ये जो स्क्रीन है इसको बहुत दूर ले जाऊं, मींस आपको डी को बहुत ज्यादा कर दूं, तो उस केस में बीटा भी ज्यादा होगा। बीटा ज्यादा होगा, जो विड्थ ज्यादा होगी, तो आपको लाइट का अल्टरनेट डार्क ब्राइट का आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। सो कहने का मतलब आपकी फ्रिंजेस डिस्पियर हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं ये जो डी है आपका, ये डी डिस्टेंस, इसको अगर मैं बहुत ज्यादा या बहुत कम कर दूं, तो दोनों ही केसेस में या तो आपके डिस्पियर हो जाएंगे या यूनिफॉर्म हो जाएंगी। लेकिन कहने का मतलब आपको फ्रिंज विड्थ, आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके यहां से आपको मिल सकते हैं। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से सुनना। सपोज हमने वहां पे कोई सोर्स पे लाइट लगा रखी है जिसकी वेवलेंथ है आपकी कुछ, ठीक है। तो यहां से आप देखिए वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा। अब आपको ये बोल दे सपोज कि पहली जो लाइट थी वो सपोज येलो लाइट थी आपकी, कोई सोडियम लैंप लगा रखा था हमने येलो लाइट का, फिर हमने लाइट को चेंज कर दिया, हमने तो वायलेट लाइट डाल दी। तो बताओ फ्रिंज विड्थ ज्यादा होंगी कि कम होंगी? तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है, आपको ये देखना है कि जो सोर्स चेंज किया है वो कलर की वेवलेंथ पहले वाले से ज्यादा है या कम। तो आप यहां पुट करके उससे भी बता सकते हो कि बीटा कम होगा कि ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं कैसे कैसे बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। अच्छा, कई बार ये भी आता है कि सपोज पूरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं, उठा के डाल दिया हमने, तो अब बताओ कि ये जो फ्रिंजेज हैं इन पे क्या चेंज आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा आपके शॉर्टकट में, बीटा डैश मतलब जो नई फ्रिंज होंगी वो उनका और पहले वाले फ्रिंज का मैंने रिलेशन बताया है। सो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय में म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड इन विच योर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डिप।
जिसमें आपका डिप किया जाएगा उसका म्यू है। सो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कम होगी कि ज्यादा। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है फ्रिंज शिफ्ट पे। अब ये क्या चीज है, इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है सपोज ये अपनी स्क्रीन है, ये जो दो सोर्सेस से लाइट आ रही है, तो आपका ये पैटर्न मिल रहा है, आपको सेंटर में ब्राइट मिल रहा है, ब्राइट। लेकिन अगर हम इन दोनों सोर्सेस से जो लाइट आ रही है किसी एक के बीच में एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख दे जिसकी थिकनेस T है, तो अब बताओ इन फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये डिस्पेयर हो जाएंगी, क्या कम होंगे विड्थ, क्या विड्थ ज्यादा होगी। सो डियर स्टूडेंट, नंबर 1, फ्रिंज डिसअपियर नहीं होंगी, वो आपकी बनेंगी, वो ना कम होंगी ना वो ज्यादा होंगी, वो शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। और किस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ये वाला मैं डायरेक्ट आपको लिखा है y नॉट इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, लैम्डा इज द वेवलेंथ, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस शीट, दिस जो भी आपकी शीट है जो आपने साइड में डाली है ट्रांसपेरेंट शीट, और टी इज द थिकनेस ऑफ दिस शीट, टी इसकी थिकनेस है। ओके, कई बार ये भी आता है, यहां जो मैंने बोला ना कि मैंने इसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो ये भी पूछा जाता है कि एंगुलर विड्थ पे, यस यहां देखिए आप, एंगुलर विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या एंगुलर विड्थ क्या होती है, वो कम होती है ज्यादा, तो थीटा इज द सिंबल फॉर एंगुलर विड्थ, और वो फर्दर किसके इक्वल है, बीटा बाई डी या लैम्डा बाई में स्मॉल डी, और वो लेकर डिक्रीज हो जाएगी जब भी आप उसको किसी लिक्विड में डालोगे, तो एंगुलर विड्थ आपकी डिक्रीज होती है। सो ये मैंने आपको समझ किया है कि थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ सकती हैं। सो नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगला टॉपिक है वो आपके लक पे है, और मेरी आपसे मेरी गुड जो ब्लेसिंग्स हैं, विशेस हैं, वो आपके साथ है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका इन दो से बन जाए, या तो यंग से आ जाए या आपका आ जाए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस साल सीबीएसई ने पोलराइजेशन वाले टॉपिक को डिलीट कर दिया है। जितना भी पोलराइजेशन वाला पार्ट है आपका वो सारा डिलीट है, वो प्लीज और प्लीज मत करना, ठीक है। तो इसलिए ये दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बचते हैं, या फिर जो मैंने अपनी कल वाली क्लास में आपको, मतलब जो लास्ट आपकी क्लास थी रे ऑप्टिक्स की, जिसमें मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वो वाला करवाया था, या तो वहां से आएगा या इन दो टॉपिक में से आएगा। तो कहने का मतलब ये 3 ही टॉपिक है जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आप 1 मानो या 4 मानो, चलो कोई नहीं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, डिफ्रैक्शन या यंग डबल स्लिट, मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये 4 टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ द लाइट। सपोज ये कोई ऑब्स्टेकल है, अपर्चर है, यहां से कोई बाहर से गेट से लाइट आ रही है, सो इसके कॉर्नर से लाइट का बैंड होना और फिर एक स्क्रीन पे पैटर्न बनाना, वो आपका बोला जाता है या कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपको सपोज 5 मार्क्स में आता है, तो कंप्लीट आपको, जैसे सपोज ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन करके आना है, कंडीशंस एक्सप्लेन करके आनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायग्राम में क्या क्या गिवन है। एक आपके पास सोर्स है, 2 आपके पास लेंस होते हैं। पहले वाला लेंस है वो जो सोर्स से रे आएगी उसको पैरेलल करेगा, दूसरे वाला जो आपका है वो कलेक्ट करेगा और स्क्रीन पे ओ पॉइंट पे आपका मैक्सिमा बनाएगा। जो सेकंड वाला लेंस और जो फर्स्ट वाला लेंस है उनके बीच में एक होती है स्लिट W डैश A और B, इसकी जो विड्थ है ये A लेते हैं, इसको स्मॉल a, राइट। अब हमें सपोज ये कोई P पॉइंट है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे आपका मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी। तो जब हम इसको पूरे एक्सप्लेन करते हैं 5 मार्क्स में, तो P पॉइंट पे एक बार मैक्सिमा मान के चलते हैं, मिनिमा, तो फिर कंडीशंस आती हैं आपकी, जैसे कि क्या, पाथ डिफरेंस जो आपका है मिनिमा के केस में, वहां पे A sin थीटा आपका n लैम्डा आता है, और जो आपका है मैक्सिमा के केस में आपका जो है वो A sin थीटा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये डिफरेंस है आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइम में। यहाँ पे भी जो आपका फिनोमेना होता है, जो आपका मैक्सिमा या मिनिमा बोलो तो सेम थी। नेक्स्ट जो इसमें न्यूमेरिकल बनता है वो आपका बन सकता है
विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो वो कितनी होती है, 2x के बराबर होती है। 2x क्यों होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 2 कैपिटल D लैम्डा बाई a, यहां पे जो D है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो आपके इंटरफेरेंस में भी था। लैम्डा आपके सोर्स की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, और एक जो यहाँ पे सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ होती है। वहां पे तो 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस था d, स्मॉल d, और यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है उसी की विड्थ है वो आपकी होती है। ये 2f लैम्डा बाई a, यहाँ पे f आपकी फोकल लेंथ होती है। ऐसे ही हम एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा देखें तो वो 2 थीटा होती है, 2 लैम्डा बाई a। नेक्स्ट, अब जब हमें यहाँ पे पैटर्न मिलता है तो वो आपका कुछ इस शेप का मिलता है कि जो सेंट्रल है आपकी, जो ब्राइट है वो आपकी ट्वाइस होती है, मींस आपकी डबल मिलती है, जो किस केस में मिलती है, आपके इंटरफेरेंस के केस में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2x लिखा था, क्योंकि जो अपनी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो अपने इंटरफेरेंस वाले केस से डबल होती है। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही जो नेक्स्ट आपका मैक्सिमा आ रहा है वहां पे इंटेंसिटी आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और बहुत ज्यादा भी फ्रिंज आपकी डिफ्रैक्शन के केस में नहीं बनती है। सो ये आपका क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। ये जितने भी आपके मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं इन पे आपको कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कई बार बच्चों को बड़ा डाउट होता है और बड़े टफ लगते हैं दोनों ही टॉपिक, तो मैंने इसीलिए अपने एक टॉपिक का नाम डाल दिया है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर है तो आपको दोनों टॉपिक इजी लगेंगे। तो मैं 1 बाय 1 करके दोनों का डिफरेंस आपको बताती हूं। नंबर 1, इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 कोहेरेंट सोर्सेस की लाइट आपस में सुपर इंपोज होती है, इंटरफेयर करती है, तब आपको पैटर्न मिलता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपके पास एक सिंगल, जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसके बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट है, जितने भी लोकस है, जब उनसे लाइट आपकी जाके सुपर इंपोज होती है स्क्रीन पे, एक सिंगल वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाइट को गैदर करते हैं, तब आपको मिलता है डिफ्रैक्शन। नंबर 2 डिफरेंस, डिफ्रैक्शन के अंदर जितने भी आपको ये मिलेंगी बैंड, जो आपके फ्रिंज मिलेंगी आपको, ये सारी अनइक्वल होती है बेटा, चाहे आप यहां पे मोनोक्रोमेटिक लो या आप यहां पे कलर्ड लो। दोनों केसेस में कलर्ड वाले में ये व्हाइट मिल जाएगी, अल्टरनेट वायलेट, और फिर आउटर में रेड मिलेगा, जैसे आपको इंटरफेरेंस में मिला था। सो कहने का मतलब है, इंटरफेरेंस में अगर मोनोक्रोमेटिक है तो आपको जो विड्थ मिलेंगी, जो फ्रिंज मिलेंगी, वो सारी इक्वल इंटेंसिटी की होंगी और इक्वल विड्थ की होंगी। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन की बात की जाए तो वो आपके दोनों ही केसेस में आपकी अनइक्वल होंगी। थर्ड डिफरेंस क्या है, जो इनकी इंटेंसिटी की बात करें तो उसमें तो जितने भी बैंड होंगे वो सेंटर के पास है, दूर है, सबकी इंटेंसिटी इक्वल होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में आप खुद ही देखें, इंटेंसिटी आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। सो सेंटर की अगर I1 है तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये, उसे जो नेक्स्ट की होगी वो एकदम से I0 बाई में 22 होगी, और उसे फर्दर I0 बाई 61 होगी आपकी, इतनी ज्यादा कम, लेकिन वहां पे आपकी इक्वल होती है। ऐसे ही जो डार्क और ब्राइट बैंड होते हैं, अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूं तो जो डार्क होगा वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक होगा, और जो व्हाइट होगा बिल्कुल परफेक्ट व्हाइट होगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता। जो ब्लैक है वो प्रॉपर ब्लैक नहीं है, जो व्हाइट है वो भी आपका ग्रेइश है। सो कहने का मतलब वो जो बैंड है आपके वो इतने शानदार नहीं मिलते आपको, किस केस में, डिफ्रैक्शन के केस में। सो ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझने के लिए। तो आई होप आपको ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक डाले हैं मैंने, ये कई बार आ जाते हैं बेटा, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि मैं आपको हर एक टॉपिक को कवर करवाऊं, वो आपके सिलेबस में मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फ्रैक्शनल डिस्टेंस और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब एक्चुअली आप बोलोगे कि मैम जो पोलराइजेशन वाला है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो भी आपके सिलेबस से कट है, लेकिन वो आपके जैसे जो जेई के होते हैं, नीट के जो आपके एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो डियर स्टूडेंट उसमें सिलेबस आपका कुछ भी कट नहीं है, वहां पे आपको वो सारे टॉपिक्स प्लीज और प्लीज करने हैं। तो आप प्लीज उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। सो बेटा मेरे डिस्कस करते हैं ये 2 टॉपिक। ये स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज फ्रेंशियल डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस होता है, लेट अस फाइंड आउट।
is the minimum distance a beam of light can travel before it deviation from straight line path due to diffraction become significant या noticeable। डिफ्रैक्शन वाला जो भी अभी हमने टॉपिक किया है, लास्ट टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर आपकी लाइट डिफ्रैक्ट होती है ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से, राइट। सो उससे पहले जो लाइट आपका मिनिमम और स्ट्रेट लाइन पाथ में जो चल के आती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। और ये एक फॉर्मूला होता है, इसे कैलकुलेट करते हैं। ZF इसका सिंबल है, a स्क्वायर, यहाँ पे a उसकी विड्थ है और लैम्डा आपकी लाइट की वेवलेंथ है। तो बहुत स्मॉल टॉपिक है, 1 मार्क्स में आपको आ सकता है। नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये तो सिलेबस से हट चुका है, नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए इस टॉपिक को एटलीस्ट कर लें, एग्जाम में आ जाए तो वेल एंड गुड। कई बार अब तो लास्ट टू लास्ट ईयर कई बार टॉपिक में है, डाउट रहता है बेटा, तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। कई बार टीचर उठा के डाल भी देता है, क्योंकि एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए मेरा माइंड में एक बात आई कि मैं आपको लास्ट में ये टॉपिक करवाऊं, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे फिर अपनी इस टॉपिक में। सो लेट अस स्टार्ट। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ये आपने 11th क्लास में किया था। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, एक सोर्स होता था साउंड का, एक ऑब्जर्वर, वो उसके पास आता थे, दूर जाते थे, तो उसे एपरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ता था। बिल्कुल वैसा ही अब की बार एक सोर्स है लाइट का, नॉट साउंड, और एक ऑब्जर्वर है। इसमें भी सेम है कि आपका लाइट का जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है या उसे अवे जा रहा है, ऐसे ही जो ऑब्जर्वर है वो उसके पास आ रहा है या दूर आ रहा है। सो ऐसा करने से उसकी फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इसके बेसिस पे 2 आपके शिफ्ट होते हैं, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो मैं ब्लू करवा रही हूं, रेड उसका बिल्कुल रिवर्स है। सो ब्लू में क्या होता है, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचेज ईच अदर, तो उस टाइम पे जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा वो पॉजिटिव आता है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो आपकी इंक्रीज होती है, एपरेंट वेवलेंथ आपकी डिक्रीज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, जिसमें जो स्टार्टिंग की वेवलेंथ है उससे वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके रिवर्स में क्या होगा, जब आपका सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रही है, जब आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, और जब आपकी एपरेंट जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो तो डिक्रीज हो और वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो, तो वो आपका होता है रेड शिफ्ट। ये आपके 2-3 फॉर्मूलाज है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो इन पे भी आपका कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात है कि ये डॉपलर इफेक्ट मैं आपको क्यों करवा रही हूं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। सो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो हम सोनार, रडार है ना, साउंड नेविगेशन, और जो आपका रेडियो वाला था जो आपका फैक्टर, दोनों फिनोमिना में, सपोज आपकी एक सबमरीन है या आपका कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उसकी स्पीड के बारे में हमें इस इफेक्ट से पता चलता है, डॉपलर इफेक्ट से। अपनी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, अपना जो सन मूव कर रहा है किस स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो इस टाइप के जो आपके प्लाज्मा टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या मोशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, किसी स्टार से कोई गैलेक्सी की स्पीड से मूव करके जा रही है यूनिवर्स से बाहर, सो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, सो ये आपकी सारी डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, कई बार ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि एक हमारे पास है, ये डॉपलर साइंटिस्ट का नहीं है बेटा, उन्हीं के नाम पे है ये, एक डॉपलर इफेक्ट है साउंड का और एक लाइट का। कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा एसिमेट्रिकल है। सो डियर स्टूडेंट, साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट है आपका वो एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन लाइट का सिमेट्रिकल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साउंड है बेटा वो आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, एयर की जो टेम्परेचर है, एयर का प्रेशर है रूम का या कहीं भी सराउंडिंग का, उस चीज पे। लेकिन जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है या लाइट है, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो जो लाइट से रिलेटेड फिनोमिना है वो आपको सिमेट्रिकल सा मिलेगा, लेकिन साउंड वाला आपको एसिमेट्रिकल मिलता है। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस बिग यूनिट ऑप्टिक्स। जो रे था और वेव था ये हमने कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच जिन भी बच्चों ने यहां तक इस वीडियो को देखा है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जिनको बिल्कुल जरूरत है इस टाइम पे, तो आप उनको भी ये वीडियो को शेयर करें,
नेक्स्ट क्लास में हम अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अब की बार सीबीएसई में 5 मार्क्स में आपका आएगा। लास्ट जो 2 यूनिट है अपनी, मतलब 8th और 9th, वो आपकी 7 मार्क्स की आएंगी अब की बार फाइनल एग्जाम में। तो उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएसई में आएंगे या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।